गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री के। उसमें हम चैप्टर 12 जो कॉलोनियल सिटीज है उसको डिस्कस करते हुए हम व्हाट वेयर द न्यू टाउन लाइक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमने देखा था मद्रास, कैलकटा और बॉम्बे, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। लेकिन हमने इसमें डिस्कस किया था कि नई नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, सॉरी कॉटन मिल इंडस्ट्री सेटअप हुई बॉम्बे में, जूट मिल सेटअप हो रही थी कैलकाटा में। लेकिन इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बावजूद भी इंडिया इंडस्ट्रियल वे में डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी उस तरीके की थी जो डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फिर हमने बिल्डिंग्स और किस तरीके से जो यूरोपियन स्टाइल में घर बनाए जा रहे थे और फोर्ट्स डेवलप हुए, ताकि जो यूरोपियंस हैं और इंडियंस हैं वो अलग अलग रहते थे। वो व्हाइट टाउन में रहते थे और इंडियंस ब्लैक टाउन में रहते थे। और कैसे रिच जो इंडियंस थे उनके घर के सामने गार्डन्स होते थे और वो लोग भी बहुत रिच लाइफ जिया करते थे। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम द फर्स्ट हिल स्टेशन, यहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था, तो अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का एक्सप्लेनेशन। जब हम कंटोनमेंट एरियाज की बात कर रहे थे, जहां पे सारे के सारे वेपन्स रखे जाते थे, और पहले क्या होता था, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन सिपाहीज होते थे। लेकिन जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद सारा का सारा जो मेन सुपरविजन था वो यूरोपियंस के हाथ में दे दिया गया, क्योंकि इनको डर था कि कहीं इंडियंस फिर से रिवोल्ट ना कर दें। तो कंटोनमेंट एरियाज की बात हमने पहले भी की थी। अब जो हिल स्टेशन थे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते थे रोल कंटोनमेंट्स के तौर से। हिल स्टेशन जो होते थे ये बेसिकली पहले के तौर से, जब ये शुरू हुआ कि हिल स्टेशन पे कंटोनमेंट एरियाज बनाने हैं, तो ये ब्रिटिश आर्मी के लिए होता था। और सबसे पहले शिमला, जिसको आज हम शिमला बोलते हैं, ये गोरखा वॉर के टाइम पे फाउंड हुआ था। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि शिमला, जिसको आज हम शिमला बोलते हैं, ये कब फाउंड हुआ था। तो गोरखा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर ने माउंट आबू में इंटरेस्ट डेवलप किया, और दार्जिलिंग में जो रूलर्स ऑफ सिक्किम थे उनके साथ काफी ज्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रेस्ड, तो वहां पे उनकी काफी सारी लड़ाइयाँ हुई, किसके बीच में, ब्रिटिश और सिक्किम के जो रूलर्स थे। तो हिल स्टेशन जो थे ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेस बन गई थी। ये आपको एक क्वेश्चन के तौर से पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हिल स्टेशन क्यों एक स्ट्रेटेजिक प्लेस बन गए, ये मैं आपको अभी आगे के पैराग्राफ में समझाऊंगी। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रूप्स रखी जाने लगी। और क्योंकि ये हिल स्टेशन है, आप पहाड़ों पे अगर ऊपर कोई बैठ के निगरानी कर रहा है तो उसको नीचे के लैंड का पूरा एरिया दिखेगा। तो गार्डियन फ्रंटियर्स, जो आपको एरिया को पूरा, इस पूरे एरिया को आपको इतने सारे लोग तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा यहाँ पे कुछ लोगों को तैनात कर दो और साथ में उनके हाथों में ट्रूप्स दे दो, वेपन्स दे दो, तो उनको आपको आराम से आप अपने एनिमीज पे, मतलब आप उस पूरे एरिया को ध्यान रख सकते हो। तो सबसे पहले इन लोगों ने किस चीज के लिए इसको यूज किया, ट्रूप्स को, और फिर दूसरा गार्ड करने के लिए अपने एरिया को, और अपने एनिमी रूलर्स के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए भी इन हिल स्टेशंस को यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो ये तीन पर्पस अभी आपको ऊपर ऊपर से पता चल रहे हैं कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेस बन गई। अब बात करते हैं, हम लोग जब भी, आज समर का महीना होता है, गर्मियां होती हैं, सब कहते हैं चलो हिल स्टेशन घूमने चलते हैं। क्यों? क्योंकि हिल स्टेशन ठंडे होते हैं। और ब्रिटिशर्स आए थे इंग्लैंड से, ब्रिटेन के एरिया से, वहां पे होती हैं विंटर्स, वहां पे काफी ज्यादा ठंड होती है, यहाँ तो बहुत गर्मी होती है। तो जो टेम्परेट और कूल टेम्परेचर हिल स्टेशन में यहाँ पे उनको मिलता है, वो एक बहुत एडवांटेज थी ब्रिटिशर्स के लिए। क्योंकि यहाँ का जो हॉट वेदर था उससे एपिडेमिक्स, इवन कॉलेरा और मलेरिया जो होते थे, वो भी काफी ज्यादा, इन लोगों को डर लगता था कि वो स्प्रेड हो जाएंगे। तो अपनी आर्मीज को बचाने के लिए, क्योंकि आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी ही लड़ेगी ना, हमारे को सपोर्ट कौन कर रहा है, आर्मी कर रही है। तो उस टाइम पे भी इस डर से कि कहीं आर्मी को कॉलर और मलेरिया ना हो जाए, तो उन डिसीजेस के कारण उन लोगों को हिल स्टेशन में कंटोनमेंट्स नए नए बनाए गए और वहां पे उनको भेजा जाता था। ठीक है, किस डर से कि, एक तो सबसे पहला पॉइंट कि वहां का वेदर कूल है, दूसरा इन इस फियर में कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। हिल स्टेशन जो थे वो डेवलप्ड एज सैनिटेरियम, यानी कि जो ये प्लेस थी, जब कोई सोल्जर बहुत ज्यादा बीमार है या फिर उसको आराम की जरूरत है, क्योंकि होम सिक भी तो हो जाते हैं लोग,
बहुत तो लोग कहते हैं कि आजकल लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो यार मुझे घर की याद आ रही है, मैं होम सिक हो गया हूँ। तो ऐसे लोग जिनको अब थोड़ा ठंडा मौसम मिलेगा, उनको अपनी जगह से थोड़ा सा सिमिलर इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वहां पे वो बेहतर ठीक हो पाएंगे। तो सोल्जर्स के साथ ये लोग यही कर रहे थे। जो बीमार थे या जिनको थोड़े आराम की जरूरत थी, वो हिल स्टेशन में चले जाया करते थे। हिल स्टेशन का क्लाइमेट अप्रोक्सीमेटेड द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ यूरोप, क्योंकि वो यूरोप के क्लाइमेट जैसा था। तो इसीलिए नए रूलर्स की डेस्टिनेशन के तौर से हिल स्टेशन बड़ा अट्रैक्ट होता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेदर ठंडा था, तो जो भी रूल करने वाले होते थे उनको हिल स्टेशन बड़ा पसंद आता था। और वॉइसरॉयज की प्रैक्टिस बन गई थी कि जो गर्मियों के महीने होते थे उस टाइम पे वो हिल स्टेशन चले जाया करते थे। वाह, उनकी भी ट्रिप हो जाती थी कि चलो हम गर्मियों में काम कहाँ से करेंगे, हम हिल स्टेशन से काम करेंगे। 1864 में जो वॉइसरॉय थे जॉन लॉरेंस, उन्होंने अपनी पूरी काउंसिल को ऑफिशियली शिमला मूव किया। इमेजिन, अभी तक तो सिर्फ समर मंथ में वो लोग जाके वहां काम कर रहे थे, लेकिन 1864 में एक वॉइसरॉय ने तो ऑफिशियली मूव ही कर दी अपनी काउंसिल। और वहां पे शिफ्टिंग कैपिटल्स, हॉट सीजन के टाइम पे ये चीज शुरू हो गई कि गर्मियों में उनकी कैपिटल चेंज होया करेगी। और इसके लिए शिमला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल रेजिडेंस बन गया, जहां पे कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वो सब वही रहने लग गए थे। कहाँ? शिमला। तो ये माउंट आबू की कुछ जगहें थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन के तौर से उभर के आई थी। हिल स्टेशन जो ब्रिटिश और क्योंकि बाकी सारे यूरोपियंस भी ठंडे इन्वायरमेंट से ही आए हैं, चाहे वो फ्रेंच हैं या डच हैं, तो उन सब ने भी अपनी रिक्रिएट की सेटलमेंट, और उन्होंने हिल स्टेशंस को अपने घर की तरह रिक्रिएट करने की कोशिश की। और वहां पे क्योंकि उनको अपने यूरोप के एनवायरनमेंट से रिलेट करना था, तो उन्होंने बिल्डिंग्स भी इस तरीके से बनाई जो बिल्कुल टिपिकल यूरोपियन स्टाइल की थी। इंडिविजुअल जो घरों का पैटर्न था वो भी डिटैच विलास होते थे, बड़े बड़े कॉटेजेस होती थी। और चर्च बनाए गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, सब ब्रिटिश आइडियल्स के हिसाब से। चर्च है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, विलास हैं, कॉटेजेस हैं, सब कुछ ब्रिटिश के हिसाब से हो रहा है। ब्रिटिश कल्चर और ट्रेडिशन आपको अब यहाँ पे किस एरिया में, हिल स्टेशन में, स्पेशली शिमला में, अब आपको बहुत कॉमनली दिखना शुरू हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ने हिल स्टेशन को और ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया, क्योंकि अभी तक उन लोगों को काफी ज्यादा समय लग रहा था ट्रैवल करने में, हिल स्टेशन से प्लेन एरिया में आना है तो काफी लंबी जर्नी है। लेकिन अब रेलवे आ गया तो वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, जो अपर और मिडिल क्लास के इंडियंस थे, जो महाराजास थे, लॉयर्स थे, वो भी हिल स्टेशन की तरफ जाने लगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटी टू द रूलिंग ब्रिटिश एलिट, क्योंकि वो लोग अफोर्डेड देम क्लोज अप्रोक्सीमिटी, क्योंकि वो लोग इम्प्रेस करना चाहते हैं ब्रिटिश को। इस वक्त ब्रिटिश ही हैं जो उनको सारा का सारा पैसा दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो उनको इम्प्रेस करने के लिए, वो उनके आसपास रहने के लिए, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है थोड़ा पास के एरिया में, तो उस तरीके के वो जगहों पे रहने लगे, क्योंकि वो उनके साथ आसपास के एरिया में रहना चाहते थे। हिल स्टेशन की कॉलोनियल इकोनॉमी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और पहाड़ों में अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे कॉफी और टी मिलेगी। उनकी प्लांटेशन जो थी उसके लिए एडजर्निंग एरिया से इमिग्रेंट लेबर और काफी प्लेन एरिया से भी लेबर को लाया जाने लगा। हिल स्टेशन अब रेशियल इनक्लेव्स थे, जहां पे यूरोपियंस इन इंडिया, एक्सक्लूसिव रेशियल इनक्लेव्स फॉर यूरोपियंस इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम मिलने लग गया था। अब यहाँ की इकोनॉमी अलग होने लग गई थी, टी और कॉफी के लिए बाहर से लेबर आने लग गई थी, यहाँ पे चीजें चेंज हो रही थी। अब जो नई सिटीज थी वहां की लाइफ कैसी थी, तो जो इंडियन पॉपुलेशन है नई सिटीज की, वो ऑलवेज इन अ फ्लक्स, एक ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट था। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर थे तो कुछ लोग बहुत ज्यादा ही गरीब थे। तो उससे क्या था कि अमीर और गरीब के बीच में ना काफी बड़ा गैप था। नई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आने लग गई थी, जैसे कि ये देखो, ये कलकत्ता में ट्रैम है, ये आज भी चलती है। तो ये ट्रैम आने लग गई, ये एक नई चीज थी। हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस, ट्रैम्स, बसेस। इसका मतलब क्या था कि जो लोग, ये सिटी है सपोज जहाँ पे बहुत सारा काम है, लेकिन कोई इंसान अगर थोड़ा दूर भी रहता है तो अब वो इजीली ट्रैवल कर सकता है, रोज अप डाउन कर सकता है, क्योंकि अब ये सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले वर्क और रहने की जगह ना एक ही होती थी। जैसे आज है ना कि ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, ये ऑफिस एरिया है या ये कॉर्पोरेट एरिया, यहाँ पे सारी एमएनसीज, यहाँ पे आपको सारी कंपनियां, ये बिजनेस एरिया, यहाँ पे सारी आपको कंपनियां बिजनेस के एरिया दिखेंगे। तो ऐसा नहीं था तब, लेकिन धीरे धीरे ओवर टाइम ये जो सेपरेशन था कि लोग काम कहाँ करते हैं और कहाँ रहते हैं, यानी कि रेजिडेंस है, उसमें एक डिवीजन आने लगा। अब आप जहाँ रहते हो वहीं आप काम नहीं करते,
आप कहीं और जाके काम कर रहे हो, क्योंकि घर से ऑफिस लोग ट्रैवल करने लग गए और वो एक बहुत अलग काइंड का एक्सपीरियंस था लोगों के लिए। आज ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों के लिए बहुत कॉमन है कि हाँ ठीक है, सुबह उठना है, घर से निकलना है, मेट्रो, बस या खुद गाड़ी चला के अपने ऑफिस तक जाना है। लेकिन तब के लोगों के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। पब्लिक पार्क्स, थिएटर और 20th सेंचुरी में सिनेमा हॉल, ये लोगों को नया एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन का जरिया थे। आप लोगों से पब्लिक पार्क्स में, थिएटर्स में मिल सकते हो, बात कर सकते हो। थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स एंटरटेनमेंट का जरिया है, लोग वहाँ पे मूवीज देखते हैं, अपना टाइम पास। आज की डेट में भी लोग बोर होते हैं तो क्या करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, या आजकल तो लोग घर पे ही जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन वगैरह पे देखते हैं। तो ये सब एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो ये उस वक्त से शुरू होने लगा था, कब, 20th सेंचुरी से। सिटीज में नए सोशल ग्रुप्स बनने लगे थे, और जो पहले के लोगों की आइडेंटिटी थी वो अब इतनी जरूरी नहीं थी। लोग माइग्रेट कर रहे थे बड़ी बड़ी सिटीज में। इवन जैसे ये सिटी है तो इसके दूर दूर के एरिया से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन आएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लर्क्स, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, क्योंकि ज्यादा लोग तो ज्यादा बच्चे हैं, उनके लिए टीचर्स चाहिए। लड़ाई ज्यादा होंगी, लॉयर्स चाहिए, लोग बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर्स चाहिए, नई बिल्डिंग्स बनानी है, इंजीनियर्स चाहिए, फाइनेंशियल मैटर देखने के लिए अकाउंटेंट चाहिए। तो इन सब प्रोफेशन की डिमांड हो गई हाई। तो जाहिर सी बात है लोग बाहर से और ज्यादा आने लग गए। नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज, ये सेटअप होने लग गई। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि इन स्कूल, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज में ब्रिटिश करिकुलम, जो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे, उस तरीके का ही सिस्टम से पढ़ाया जाता था। लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। आज की डेट में भी लोग कहते हैं ना, चाय पीते पीते साथ में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अपने सजेशंस दे रहे होते हैं। तो उस वक्त भी लोग न्यूज़पेपर और जर्नल्स वगैरह पढ़ते थे, पब्लिक मीटिंग्स होती थी, लोग अपने ओपिनियंस दिया करते थे, डिबेट्स और डिस्कशन शुरू हो गई थी। जो पुराने तौर तरीके थे उन पे अब लोग क्वेश्चन करने लगे थे कि हम ऐसा क्यों करें। ये बहुत ईजी नहीं था कि मतलब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था। चेंज वक्त लेता है। नई अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए भी इमर्ज होने लग गई थी। मिडिल क्लास वुमेन, ये अपने आप को, इन्होंने अपनी जर्नल्स लिखनी, ऑटोबायोग्राफीज, अपनी बुक्स लिखनी शुरू की। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल नॉर्म्स थे, यानी कि पहले के जमाने में सिर्फ एक मेल ही पढ़ रहा है, एजुकेटेड फीमेल्स को एजुकेशन नहीं मिलती थी, या अलग अलग नॉर्म्स चल रहे थे, अब वो सब चेंज हो रहे थे। इससे क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव्स थे, आज भी ऐसे बहुत से कंजर्वेटिव्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिनको ये डर लगता है कि अगर वुमेन पढ़ लेगी तो शायद वो हमारे जिस तरीके के हम तौर तरीके फॉलो करते हैं वो नहीं फॉलो करेगी। तो उस वक्त भी ऐसे कुछ लोग थे जिनको ये डर सताने लग गया था कि अगर एजुकेशन वुमेन के हाथ में आ गई तो इंटायर सोशल ऑर्डर जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इवन रिफॉर्मर्स जो वुमेन को सपोर्ट करते थे, वो ये कहते थे कि वुमेन को सिर्फ प्राइमरीली एज मदर और वाइफ की तरह ही काम करना चाहिए, घर की चार दीवारों में ही रहना चाहिए। ओवर टाइम ये जो सोच थी ये बदली, और वुमेन पब्लिक एरियाज में विजिबल होने लग गई। जो वुमेन थी उन्होंने नए प्रोफेशंस, जो डोमेस्टिक और फैक्ट्री वर्कर के तौर से शुरू किए। आज की डेट में भी बहुत से डोमेस्टिक वर्क जो हैं वो सिर्फ फीमेल्स करती हैं। आपको फैक्ट्री वर्कर्स तो खैर इतने नहीं, बट आपको टीचर्स, बहुत सारी टीचर्स, आज भी फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है टीचिंग। थिएटर और फिल्म में भी आपको एक्ट्रेसेस दिखेंगी। तो ये ओवर द टाइम हुआ, एकदम से नहीं हुआ, इसमें काफी वक्त लगा, काफी वुमेन ने, काफी उनको एफर्ट करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी लोगों की सोच से, पर फाइनली पब्लिक स्पेसेस में वुमेन दिखी। लेकिन हाँ, कम था, क्योंकि ज्यादा वुमेन नहीं इस चीज को सपोर्ट कर पा रही थी। अब एक नई क्लास जो इमर्ज हुई थी वो थी लेबरिंग पुअर, या फिर वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास आज भी जो फैक्ट्री लेबरर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, इनको भी हम लेबर वर्किंग क्लास कहते हैं। रूरल एरियाज में काफी सारे लोग थे जो अर्बन एरियाज में आ रहे थे काम के तौर से। जो लोग विलेज में रहते हैं वो लोग विलेज को छोड़ के सिटीज में आ रहे थे, ये सोचिए कि यहाँ हमें ज्यादा काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटी के लिए। अदर लोग इसीलिए भी आ रहे थे, कुछ लोग ये सोच के कि यहाँ उन्हें डिफरेंट वे ऑफ लाइफ मिलेगी, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो उन्होंने कभी नहीं देखी होंगी। अपनी लिविंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए काफी सारे मेल माइग्रेंट्स अपनी फैमिलीज को विलेजेस में ही छोड़ के सिर्फ मेल्स खुद आ जाया करते थे, और फिर जो भी वो अर्न करते थे थोड़े बहुत पैसे वो विलेज में भेजते थे, क्योंकि सिटी लाइफ एक्सपेंसिव है कंपेयर टू विलेजेस। आपको यहाँ पे घर रेंट पे लेने में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हर चीज की कॉस्ट ज्यादा है।
लाइफ ऑफ अ सिटी वाज अ स्ट्रगल, जॉब अनसर्टेन थी। आज तो फिर भी वर्कर्स के कुछ राइट्स हैं, फिर भी लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो तब तो बहुत ही बुरा हाल था, और ब्रिटिशर्स तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा कर रहे थे, तो कभी भी जॉब से निकाला जा सकता था। खाना बहुत एक्सपेंसिव था, रहने की जगह तो इतनी एक्सपेंसिव थी कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। बॉम्बे में लोग चौल के एरिया में रहते थे कि एक रूम में इतने सारे लोग रहा करते थे, क्योंकि लाइफ बहुत मुश्किल थी और वहां का कल्चर बहुत अलग था। लेकिन लोग एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेंट्स थे, अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाते थे। वहां पे फोक थिएटर और अलग अलग चीजें हुआ करती थी जो कि मॉक्ड द प्रिटेंशियस ऑफ देयर मास्टर्स इंडियन एंड यूरोपियंस। क्योंकि लेबर क्लास पे सिर्फ फीमेल या फिर मेल का डिवीजन नहीं, रिच चाहे वो इंडियन है या यूरोपियन है, वो सब ही फीमेल जो लेबर क्लास है, फीमेल हो या मेल हो, जो लेबर क्लास है उस पे अत्याचार कर ही रही है। वो तो परेशान ही है। तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था इस वक्त की कोई यूरोपियन उनके ऊपर है या फिर कोई इंडियन है, वो लोग परेशान ही थे। अब टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर वर्क जो इन तीन जगहों पे हुआ, अब उसकी हम बात करेंगे। तो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जो हैं, ये काफी बड़ी सिटीज बन गई, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनकी जो सेटलमेंट और सेग्रीगेशन थी मद्रास में, अगर हम इसकी बात करें, तो जो कंपनी ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज सबसे पहले सेटअप की वो थी सूरत में, जो कि वेस्ट कोस्ट के एरिया में आता है। इस एरिया में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को सेटअप किया। क्यों सेटअप किया? उन्होंने सब्सिक्वेंटली अपनी टेक्सटाइल की सर्च शुरू की थी, और 1639 में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट मद्रासपट्टनम में कंस्ट्रक्ट की। इससे क्या हुआ, जो दिस सेटलमेंट जिसको हम चेन्नापट्टनम लोकली वहां के लोग कहते हैं, कंपनी ने वहां के राइट ऑफ सेटलमेंट, लोकल तेलुगु लॉर्ड्स या फिर नायक्स, इन नायक्स जो वहां के मतलब काफी पावरफुल लोग थे जिनके पास काफी सारा लैंड होता था, उन लोगों से वो राइट ले लिया और वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी। ये सब कौन कर रहा था? ये कंपनी कर रही थी, यानी कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। पर वहां पे और भी यूरोपियन कंपनीज बैठी थी, तो राइवलरी शुरू हो गई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसने ब्रिटिश को अपने फोर्टिफाई करने पे मजबूर कर दिया कि अगर ये मद्रास का एरिया है, तो इसमें उन्होंने कुछ एरिया में अपने किले, मतलब समझ आना, ये मैंने फोर्ट बनाया है, बहुत ही अच्छी ड्राइंग है मेरी। ये अपने फोर्ट्स बनाने शुरू किए, इस डर से कि कहीं उनका एरिया ना छीन लिया जाए। ये मैंने हाफ एरिया में बनाया क्योंकि ये वाइट एरिया है और यहाँ पे ऑब्वियसली इंडियंस भी रहेंगे, तो ये ब्लैक टाउन रहा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो इस चक्कर में उन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू किए। एंड फाइनली 1761 में फ्रेंच को ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया और मद्रास बहुत सिक्योर एरिया बन गया। और यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो और ज्यादा बढ़ गई, ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई इसके बाद। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये व्हाइट टाउन था जहां पे यूरोपियंस रहते थे। चाहे ये फोर्ट उन्होंने फ्रेंच से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, लेकिन विद टाइम जब फ्रेंच हार गए उसके बाद इस फोर्ट में यूरोप का कोई भी इंसान रह सकता था, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, ब्रिटिश हो। लेकिन कोई और इंसान जो इंडिया से बिलोंग करता है वो नहीं रह सकता था, इंडियन। कलर और रिलीजन, मतलब वो क्रिश्चियन होना चाहिए और वो व्हाइट होना चाहिए, तभी वो रह सकता था। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त भी लव मैरिज रहा करती होंगी, मान लेते हैं सपोज। तो अगर कोई ब्रिटिश इंडियन से शादी कर ले, तो क्या वो इंडियन, सपोज एक ब्रिटिश है और एक इंडियन है, उन दोनों ने शादी कर ली, तो अब जो ब्रिटिश है उस वो तो इस फोर्ट में रह सकता है, लेकिन जो इंडियन है क्या वो भी इस फोर्ट में रह सकता है? तो आंसर है नहीं। मैरिज के बाद भी कंपनी ने इंडियंस को परमिट नहीं किया कि वो रह सके। इंग्लिश, डच और पोर्चुगीज, मतलब कि फ्रेंच भी अलाउड नहीं थे टेक्निकली, सिर्फ ब्रिटिश, डच और पोर्चुगीज यही वहां रह सकते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग यूरोपियंस भी थे और ये लोग क्रिश्चियन भी थे। व्हाइट पॉपुलेशन को हर हाल में सपोर्ट किया जा रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। ऑल दो व्हाइट्स माइनॉरिटी थे, लेकिन वो लोग कन्विंस थे कि फॉलो द नीड एंड कन्विंस ऑफ माइनॉरिटी व्हाइट्स इन द टाउन, उनकी ही रूल्स चलते थे, उन्हीं के हिसाब से हर चीज को देखा जाता था। ब्लैक टाउन जो था वो जैसे सपोज ये आउटसाइड कह रहे हैं, आउटसाइड द फोर्ट, तो इसका मतलब अगर ये मद्रास है तो यहाँ पे फोर्ट बनाया गया, तो इसके आसपास का एरिया कुछ इस तरीके का, इस एरिया को ब्लैक टाउन बना दिया गया होगा, यहाँ पे सारे इंडियंस रहा करते होंगे। हावेवर इसको भी मिड 1700 में डिमोलिश कर दिया गया, सिक्योरिटी जोन बना दिया गया इस पूरे एरिया को। पहले तो यहाँ पे ब्रिटिश वो इंडियंस रह रहे हैं, ब्लैक टाउन है, लेकिन इसको पूरा साफ कर दिया गया और इसको सिक्योरिटी जोन बना दिया गया कि कल को यहाँ पे कोई और अटैक करे तो ये पूरा सिक्योरिटी जोन बना दिया गया। यहाँ पे आर्मीज को तैनात किया गया होगा, ये पूरा फोर्ट है तो इसके पूरे बाहर।
अब नए ब्लैक टाउन्स डेवलप हुए नॉर्थ के एरिया में, यहाँ कहीं हुए होंगे डेवलप। इसमें वीवर्स, आर्टिसन, कारीगर, मिडिलमैन, जो भी मतलब कंपनी के लिए काम करते थे और जो इंडियंस थे वो सब यहाँ पे रहा करते थे। ये कुछ इस तरीके का मैप दिखाया गया है, इसमें व्हाइट टाउन है। और आप देखोगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं ताकि आपको ये याद रहेगा, तो आंसर लिखने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। ये देखिए, ये अगर हम देखें तो मैप ऑफ मद्रास दिखा रहा है, ये व्हाइट टाउन अराउंड द फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो सेंट जॉर्ज इज मार्क विद सर्कल, तो ये जो है ये वो फोर्ट है सेंट जॉर्ज का, जो सर्कल में मार्क्ड है। द न्यू ब्लैक टाउन, जो ट्रेडिशनल इंडिया के टाउन्स होते थे, लिविंग क्वार्टर, जहाँ पे उनके अपने खुद के टेम्पल्स होते थे, बाजार होते थे, छोटी जगह होती थी। और यहाँ पे कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड था, क्योंकि हमारे इंडिया में भी अपने डिविजन अलग चल रहे थे, तो उस हिसाब से डिविजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे। वॉशरमैन पेट, जो कॉलोनी ऑफ डायर्स, मतलब इस तरीके से लोग साथ में रहते थे। सारे वॉशरमैन इकट्ठे एक ही एरिया में रह रहे हैं। रॉयलपुरम, ये जो रोयापुरम ये जगह है, यहाँ पे सब क्रिश्चियन बोटमैन रहते थे जो कंपनी के लिए काम किया करते थे। और धीरे धीरे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मद्रास के एरिया में डेवलप होने लग गई, इकोनॉमिक फंक्शन होने लग गए। दुभाषीज, ये इंडियंस थे जो दुभाषी, यानी कि दो लैंग्वेजेस बोलने वालों को दुभाषी हो गए, दुभाषी। तो समझ गए ना आप लोग, तो जो लोग लोकल भाषा भी बोल लेते थे और इंग्लिश भी बोल लेते थे, उन लोगों को दुभाषी बोला जाता था। वो लोग एजेंट्स की तरह और मर्चेंट्स की तरह, इंटरमीडिएटरी, यानी कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो भी बात करनी है उसके तौर से भी वो काम किया करते थे। चैरिटेबल वर्क और टेम्पल के लिए दान का काम भी ब्लैक टाउन में होता था। इनिशियली जो सारी जॉब्स थी कंपनी की, वो मोनोपोलाइज थी बाय वेलार्स। ये रॉयल एक कास्ट थी वेलार्स की। और नई अपॉर्चुनिटीज ब्रिटिश रूल ने इनको प्रोवाइड की, इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड हुई, ब्राह्मण्स ने भी compete करना शुरू किया एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में। तो पहले वेलार्स थे, बट धीरे धीरे ब्राह्मण्स भी इमर्ज होने लग गए, और अलग अलग कम्युनिटीज, गुजरात के लोग बैंकिंग के तौर से आने लग गए, और अलग कम्युनिटीज अलग अलग काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। मयप्लोर और त्रिपलिन, ये अर्लियर हिंदू रिलीजन सेंटर्स थे, एंड लार्ज ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स यहाँ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे द सैम थॉम विद इट्स कैथलिक और सेंटर ऑफ रोमन कैथलिक, इन सेंटर्स को ये पार्ट ऑफ मद्रास सिटी में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, और इस विलेज को भी मद्रास का हिस्सा ही बना दिया गया। और जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड कमेंटेड ऑन बाय ऑफिशियल्स, इसको धीरे धीरे उसका हिस्सा ही बना दिया गया। एज ब्रिटिश ने अपनी पावर को ऑफ देयर पावर रेजिडेंट, यूरोप बिगेन टू मूव आउट ऑफ द फोर्ट। यूरोपियन धीरे धीरे, पहले सिर्फ डर के मारे उन किलों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उससे बाहर निकलने लग गए, गार्डन हाउसेस बनने लग गए। और माउंट रोड और पोनमरल रोड, ये दो जगह थी जहां पे सबसे पहले उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था। सब अर्बन एरिया जो था वो विलेज का कोर ऑफ मद्रास था। और पॉसिबल वेल्थी, जो ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकते थे, पुअर सेटल्ड इन विलेजेस, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं इंडियंस भी हैं, तो उनके पास इतना पैसा है, लेकिन जो गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है वो विलेजेस में रहते थे। ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन होने लग गया, और जो विलेजेस के लोग थे वो सिटी में आने लग गए, और रूरल मद्रास हैड अ सेमी रूरल एयर अबाउट इट। धीरे धीरे वो सेमी रूरल होने लग गया। अभी हमने पूरी मद्रास की बात की थी, अब हम इसके बाद कैलकाटा की बात करेंगे कि इसकी टाउन प्लानिंग किस तरीके से की गई थी। तो हमने मद्रास की टाउन प्लानिंग में ये देखा कि कैसे पहले फोर्ट को बीच में बनाया गया था, पर धीरे धीरे फोर्ट के साइड में जो ब्लैक टाउन था उसको नॉर्थ के एरिया में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया, और अलग अलग सिक्योरिटी जोन्स बनाए गए। उस फोर्ट के एरिया में सिर्फ ब्रिटिश, पोर्चुगीज और डच रहते थे, और जाहिर सी बात है फ्रेंच नहीं रहते थे, क्योंकि उनके डर के लिए बनाया गया था। मैरिज के बाद भी इंडियंस वहां पे नहीं रह सकते थे। कलर और रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता था। अलग अलग कम्युनिटीज को ब्रिटिशर्स ने जॉब देनी शुरू की थी, तो और ये कम्युनिटीज इकट्ठी रहा करती थी, उसके तौर से यहाँ पे ये सब डिस्क्राइब की गई हैं। हिंदू रिलीजन में जो सेंटर्स थे वो धीरे धीरे मद्रास की सिटी का पार्ट बनने लग गए, अलग अलग सेटलमेंट्स थी पहले ये, और धीरे धीरे एंड में मद्रास एक सेमी रूरल एरिया के तौर से उभर के आया। अब हम इसके बाद अब कैलकाटा को देखेंगे, एंड उसके बाद हम मद्रास मद्रास कैलकाटा बॉम्बे को देखेंगे। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।